नमस्कार दोस्तों, मैं तनया गडकरी भारत से। एक दिन पहले हमने संसद में केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी का उद्बोधन सुना और मुझे उम्मीद है कि लाशों का मंच बनाकर पुरस्कार बटोरने वाले पिशाचों को करारा जवाब मिल गया होगा और मिल भी चुका है, क्योंकि आज वो तितर बितर हैं या फिर अपने डिफेमेशन वाले एजेंडे में फिर से जुट गए हैं। लेकिन मैंने यहाँ कर बात करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा कि मेरे मित्र और परिवारगण बहुत आहत है महिषासुर वाले रहस्योद्घाटन से। हालांकि कुछ सुबुगाहट तो उन्हें भी थी, लेकिन लगता था कि क्योंकि सनातन कहता है कि किसी दानव में भी अगर एक गुण है तो उस गुण को पूजा जा सकता है, उन्हें लगता था कि ऐसा ही कुछ होता होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये इनके शातिर दिमाग किस तरह से काम करते हैं। इन लोगों ने हमारी आराध्या माँ को वैश्या कहा और ये कहा कि उसने महिषासुर को छल से अपने प्यार के जाल में फंसाकर मारा है। ये ही इसी तरह के शब्द ये लोग कई वर्षों से प्रयोग में ला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इकलौती घटना है या कुछ ही वर्षों की घटना है। पिछले दशक भर से भी ज्यादा समय से हमारे एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटीज में और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी तबकों में इस तरह की चीजें जो है बहुत प्रचलित हो चुकी हैं। एक देवी देवता के विषय में नहीं है, हमारे महापुरुषों तक को नहीं बख्शा है। शिवाजी, जिनके लिए कहा जाता है, उनके शत्रु भी मानते थे कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं, जिन्होंने अपने शत्रु के पुत्रवधू को भी माँ कहा और उसे उसी सम्मान के साथ अपने घर वापस भेजा। उस शिवाजी के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ वामी प्रोफेसर्स ये सिखाते थे बच्चों को कि शिवाजी वॉज अ ग्रेट वुमनाइजर। कैन यू इमेजिन? उनकी छोड़िए, हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद, भारत के लिए अपनी जान देने वाले। पिछली जयंती पर शायद आपने देखा होगा, कुछ लोग उनके जनेऊ का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी बलिदान पर सवालिया निशान लगा रहे थे। क्या गलती है उनकी कि उन्होंने भारत के लिए जान दी है? ऐसा ही नहीं है, ये एक घटना ही नहीं है। आपको बताती हूँ कि इस तरह की कई घटनाएं लगातार हो रही हैं और ये लोग हमारे ही बीच रहकर हमसे ही सम्मान पाते हैं। ये भी नहीं कि हमें कोई अक्ल नहीं है या हम कायर हैं वगैरह, इसलिए हम इन्हें सम्मान देते हैं। दरअसल बात यह है कि ये लोग एजेंडे में अपने आप को बड़ी होशियारी से छुपाना जानते हैं। ये लोग पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार का तमगा ओढ़ लेते हैं। भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए ये लोग। कौन जात हो? रवीश कुमार जी बड़े निष्पक्ष पत्रकार बनते हैं। घटना बताती हूँ। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में 2012 जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हूँ। 2011 वाले बैच में एक छात्र जो कि मूल निवासी आंदोलन से बड़ा प्रेरित था, और उसकी गलती ये हुई कि उसने मुझे भी अपने ग्रुप में ऐड कर लिया। मैंने वहां देखा वो क्या करता था, सारे देवी देवताओं का चरित्र हनन, आतंकियों का बहुत ज्यादा सम्मान और हिंदुओं को आतंकी बताना। हालांकि इस सबके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। उसने क्या लिखा था, मैं क्षमा के साथ आपको ये बताना चाहूंगी क्योंकि आपका जानना जरूरी है। उसने लिखा था माँ सीता के विषय में। सीता वाल्मीकि आश्रम में के बाहर निर्वस्त्र नहा रही थी खुले में। लक्ष्मण आए, सीता को देखा, उनकी आंखें चौंधी आ गई और इस घटना का परिणाम कुछ है। हालांकि भारत की न्याय व्यवस्था ने इसके लिए उसकी जांच भी की, उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब अपने आप को इतना बड़ा पत्रकार कहने वाले रवीश कुमार जी के शो में कुछ दिन बाद मैंने उसी को बैठा पाया।
एक दलित पीड़ित शोषित छात्र के रूप में। और रवीश कुमार जी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ये देखिए, ये एक दलित छात्र है जिसे अभिव्यक्ति की आजादी से रोका गया, जो ब्राह्मणवाद का शिकार बना, जिसे अत्याचार सहना पड़ा और जिसे जेल जाना पड़ा। ये पत्रकारिता का स्तर रह गया है आपका। ये लोग अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित करते हैं। जैसे देखिए, बचपन में हमने हमेशा एक उदाहरण देखा, हर जगह पोस्टर्स रहते थे, महिला एवं बाल विकास विभाग के कैलेंडर्स में वो तस्वीर देखी, अरुंधति रॉय, भारत की पहली बुकर पुरस्कार विजेता। ये मोहतरमा हर एक विषय पर भारत का विरोध करने के लिए जानी जाती हैं। हर एक विषय पर, सामाजिक मुद्दों पर धर्म का विरोध करने के लिए, हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए जानी जाती हैं। कश्मीर की आजादी के नाम पर आतंकवाद का समर्थन करने के लिए जानी जाती है। लेकिन हम लोग सोचते थे कि ठीक है, चलो बुकर पुरस्कार मिला है, कुछ तो अच्छा लिखा होगा, कुछ तो सोचती होंगी, और इसीलिए हम सोचते थे कि चलो इनकी भी बात सुनी जाए। क्या लिखा था इन्होंने? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए बुकर पुरस्कार मिला। नाम बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका विषय वस्तु क्या है, क्या आप जानते हैं? कुछ दलित प्रताड़ना का तड़का लगाते हुए इन्होंने दो सगे जुड़वा भाई बहनों के मध्य शारीरिक संबंधों की स्वतंत्रता को उसमें चित्रित किया है। क्या आपको लगता है कि ये लोग हमारे आदर्श हो सकते हैं? और बड़ी मजे की बात है कि ये अपना पूरा नाम छिपाती हैं। यदि इतना ही साहस है एक सरकार के, भारत सरकार या एक देश के खिलाफ खड़े होने का, इन्होंने बताना चाहिए इनका पूरा नाम है सुजैना अरुंधति रॉय। इनकी माँ एक सीरियन क्रिश्चियन थी। और बड़ा ही अजीब संयोग है कि एनडीटीवी के कर्ता धर्ता प्रणय रॉय इनके चचेरे रिश्तेदार हैं। हालांकि हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक ही घर में कई प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रतिभाशाली लोग भारत के विरोध में बात करने वालों के लिए, आतंकवादियों के लिए हमेशा उनके साथ क्यों खड़े नजर आते हैं, मेरी समझ से परे। बड़े शातिराना तरीके से ये गरीब घर के बच्चों का शिकार बनाते हैं और जब कुछ होता है उन्हें खड़ा कर देते हैं। जैसे इस जेएनयू वाले प्रकरण में इन्होंने कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया कि देखिए ये बहुत गरीब घर का लड़का है। मैं भी मानती हूँ ये आपकी गलत और गंदी सोच का शिकार बना है, आपने ब्रेन वॉश कर दिया इस लड़के का। क्योंकि उमर खालिद, जिसके पिता अभी कुछ दिन पहले टीवी पर बड़े फख्र के साथ कह रहे थे कि मेरा बेटा मुसलमान है इसलिए उसके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, आपका बेटा तो कहता है कि वो एक अथीस्ट है, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये नारे लगाने में उसको या लगवाने में भी कोई शर्म नहीं आती है। अच्छा, और इनके पिताजी के विषय में भी बता दें क्या करते थे ये कहने को समाज सेवी है, लेकिन ये आतंकी संगठन सिमी के पीछे एक सक्रिय हाथ रह चुके हैं और समाज सेवा के नाम पर इन्होंने सिमी जैसे आतंकी संगठन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की भी पैरवी की है। अब आप सोचिए बेटा क्या अलग कर रहा है। इसी तरह से ये लोग अपना जाल बुनते जा रहे हैं हमारे युवा मनों के खिलाफ। देखिए, किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो युवाओं को निशाना बनाया जाता है, उन्हें ड्रग्स की आदत डाल दो उन्हें, या फिर उन्हें इस तरह की चीजों में फंसाकर उनका भी जीवन बर्बाद करो और राष्ट्र के टुकड़े करो। जड़ों से कटा हुआ पेड़ कभी भी नहीं उगता और ये लोग हमारी जड़ें खोद रहे हैं। खैर, ये लोग तो ऐसे ही हैं। आप देखिए किस तरह से ये लोग कहते हैं कि बोलने की आजादी चाहिए और इनके लालगढ़ों में क्या होता है, जो इनके खिलाफ बोलता है वो पूरी तरह से निर्ममता से मार दिया जाता है, उल्टा लटका के आग लगाकर जला दिया जाता है, उसे जिंदा फाड़ दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं आम है लालगढ़ों में, जहां जहां पर माओवादियों का शासन है। शासन यानी कब्जा।
इन लोगों को हटाना होगा, और उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां बची रहे तो आपको कमर कसनी होगी। कैसे? पहली बात, इन लोगों को बहुत अच्छा, बुद्धिमान वगैरह वगैरह बुद्धिजीवी मानना बंद कीजिए, खारिज कीजिए इन्हें। इन्हीं के पास कोई तर्क नहीं है, कोई विचार नहीं है। आपने देखा ही होगा अभी इस प्रकरण में क्या तर्क दे रहे हैं। ये केवल अभिव्यक्ति की आजादी, कोई विचार नहीं है इनके पास। ये अपनी विकृतियों को कला का नाम देके, सोच का नाम देकर हम पर थोप रहे हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इस तरह के कोई प्रोफेसर्स हैं, आप उन्हें खारिज कीजिए, उनको रोकिए, उनकी बात नहीं सुनिए। यदि आप कला क्षेत्र में हैं तब तो आप ऐसे लोगों से टकराते ही होंगे हमेशा। उनके साथ काम करना बंद कीजिए। और जो लोग प्रभावशाली पदों पर बैठे हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये जो भारत को तोड़ने की बातें करने वाले हैं, ये लोग कला के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट्स लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स, और फिर कोई एक नुक्कड़ नाटक या कुछ भी विकृत चीजें दिखाकर और ऐश करते रहते हैं। तो आप जब भी कोई ग्रांट सैंक्शन करते हैं, देखिए कि ये वास्तविक कलाकारों के पास जा रही है या बौद्धिक आतंकवादियों के पास। आपका दायित्व है ये, यदि आप चाहते हैं देश बचा रहे। अखबारों को देखिए किस तरह से आतंकियों का साथ देने वालों का समर्थन कर रहे हैं। जो भी आपको ऐसा करता दिखे, बहिष्कार कीजिए। और दूसरी बात, अपने व्यवहार को भी परखिए। सोचिए कि हम ऐसे कौन से सुराख छोड़ देते हैं कि जिनसे होकर ये लोग हमारे देश के शरीर में ये कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। अपने व्यवहार को परखिए। क्या कभी मजाक में ही सही किसी तरह से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है? किसी जाति या किसी भी समुदाय विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी तो नहीं हो रही है? सोचिए कि हम हर एक से बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं। क्या हम अपने घर में काम करने वालों को, अपने व्यवसायों में काम करने वालों को सही उचित उनका पारिश्रमिक दे रहे हैं? और ये भी सोचिए कि आपके घर में काम करने वाले दीदी या भैया काम खत्म करने के बाद आपके साथ बैठकर चाय क्यों नहीं पी सकते? मन का सम्मान सबसे ज्यादा महत्व रखता है, इस बात को याद रखिए। भारत को टूटने मत दीजिए, क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ आपके हाथों में, हमारे हाथों में। वंदे मातरम।